इस भाग के लेक्चर में ग्रामीण नगरीय संबंध, रूरल अर्बन लिंकेज। ग्रामीण नगरीय संबंध, डॉक्टर दुबे ने लिखा है कि हमारे मन में कुछ ऐसी धारणाएं विकसित हो गई है कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ग्रामीण तथा नगरीय जीवन एक दूसरे से पृथक है तथा किसी न किसी रूप में ग्रामों तथा नगरों के निवासियों द्वारा अपने आप को दूसरे की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रामीण अधिक सरल, परंपरागत, निर्धन, अशिक्षित और विश्वास करने योग्य होते हैं, जबकि नगरों में लोगों का जीवन बहुत औपचारिक, व्यस्त, विशेषीकृत, बनावटी होता है। ग्रामीण नगरीय संबंध पर विभिन्न विचार आरंभ में सोरोकिन, जिमरमैन तथा विर्थ ने अपने लेखों में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि भौगोलिक, जनसंख्या, आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों पर ग्रामीण नगरीय समुदाय की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः इन दोनों समुदायों का अध्ययन पृथक रूप से किया जाना चाहिए। जिस तरह पश्चिमी देशों में सजातीयता अथवा विभिन्न संस्कृति के आधार पर भिन्न भिन्न समुदायों का जीवन एक दूसरे से काफी पृथक है, उसी तरह ग्रामीण और नगरीय जीवन में भी स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है, जिसे उनके सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंधों, परिवार, संस्कृति, नियंत्रण की व्यवस्था, मनोवृत्ति, आर्थिक क्रिया और आदि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। विर्थ ने यह स्पष्ट किया कि नगरीय तथा ग्रामीण समुदाय में पारस्परिक संबंधों की प्रकृति, मनोवृत्ति और जीवन स्तर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। अधिकांश समाजशास्त्री ऐसे विचारों से सहमत नहीं है। जिन विशेषताओं को हम ग्रामीण विशेषताएं कहते हैं, वे कुछ अंशों में नगरों में भी पाई जाती है, जबकि नगर की विशेषताओं का तेजी से ग्रामीण जीवन में समावेश हो रहा है। इस आधार पर ट्रेंड ने लिखा है कि ग्रामीण नगरीय अंतर केवल तुलनात्मक अंशों में ही होता है तथा इन दोनों के बीच एक ऐसी ही श्रृंखला स्पष्ट होती है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इन समुदाय का वास्तविक विश्लेषण इनके पारस्परिक संबंधों तथा उन प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जा सकता है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। पाहल ने यह स्पष्ट किया कि आज अधिकांश समाजशास्त्री ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। पाहल के विचारों के आधार पर यदि हम भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ सामाजिक परिवर्तन ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को भी उतना ही प्रभावित किया है जितना कि नगरीय सामाजिक संरचना को। इसके फलस्वरूप आज ऐसे पुंज समाजों का विकास हो रहा है जिनमें नगरीय और ग्रामीण विशेषताओं का समन्वित प्रभाव देखने को मिलता है। जिन विशेषताओं को हम ग्रामीण विशेषताएं कहते हैं, नगर में भी विशेषताएं बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। वास्तविकता यह है कि गांव और नगर के निवासियों के बीच बढ़ने वाली अंतःक्रियाओं के कारण आज गांव में नगरीकरण और नगरों में ग्रामीकरण की प्रक्रिया विकसित हो रही है। नगर की सीमा के बाहर एक ऐसा बड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है जिन्हें ना तो पूरी तरह ग्रामीण कहा जा सकता है और न ही नगरीय। इस आधार पर गोल्पिन ने एक नई प्रक्रिया का उल्लेख किया जिसे उन्होंने ग्राम में नगरीकरण कहा है। जिन क्षेत्रों में नगर और गांव की विशेषताएं का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, उस क्षेत्र के लिए गाल्पिन ने ग्राम में नगर शब्द का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध की प्रकृति। यदि हम भारत में ग्रामीण नगरीय अंतर संबंध में विभिन्न क्षेत्रों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता के बाद अनेक ऐसी दशाएं पैदा हुई है जिनके प्रभाव से ग्रामीण नगरीय विभेद तेजी से कम होते जा रहे हैं। आवागमन, संचार के साधन, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नई औद्योगिक प्रौद्योगिकी, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, सामाजिक संरचना का बदलता रूप, शिक्षा के प्रति नई चेतना आदि ऐसी ये वे कड़ियां हैं जो ग्रामों और नगरों को एक दूसरे के अधिक निकट ला रही है। इसमें पहला बढ़ती हुई समानता को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है नवीन प्रौद्योगिकी। नवीन प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाली दशाओं के फलस्वरूप ग्रामीणों की मनोवृत्तियों और जीवन शैली में वे सभी विशेषताएं विकसित होने लगी है जो कुछ समय पहले तक
केवल नगरीय जीवन में ही देखने को मिलते थे। ग्रामीण जब परंपरागत हल बैलों से खेतों की जुताई को छोड़कर ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं, फसल की कटाई के लिए आधुनिक मशीनों को उपयोग में लाने लगे हैं और उनके पारस्परिक संबंध मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होने लगा है। ग्रामीण स्त्रियां जब गैस और प्रेशर कुकर का उपयोग करने के साथ ही नए विकास कार्यक्रमों से संबंधित उद्योगों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने में लगी है। इस प्रकार से मनोवृत्तियों में होने वाला यही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म देता है। आज यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण जीवन पूरी तरह परंपरागत है, जबकि नगरीय जीवन आधुनिक है। गांव में आधुनिकता की विशेषताओं का प्रसार होने से ग्रामीण नगरीय संबंध अधिक दृढ़ है। दूसरा हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के रूप में। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो जिस तरह नगरों में बड़ी मात्रा में उत्पादन के कारण विकसित बाजार और प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उसी तरह ग्रामों में भी आर्थिक प्रतियोगिता बढ़ने के साथ ही बाजार व्यवस्था विकसित होने लगी है। नगर के बहुत से व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए जाकर रहने लगते हैं जिससे गांव में पैदा होने वाले खाद्यान्न, सब्जी, फल, दूसरी तरह की फसलों को कम से कम मूल्य पर खरीद कर लाभप्रद बाजारों में ले जाया जाए। इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप आज यहाँ नगर और गांव के लोगों के बीच उसी तरह की अंतरक्रिया देखने को मिलता है जैसे कि नगर के बाजारों में होती है। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण वे स्वयं भी अपनी फसलों को गोदाम में सुरक्षित रखने और कुछ समय बाद उसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने में कुशल होते जा रहे हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिससे ग्रामीण नगरीय संयोजन की परंपरागत संरचना पूरी तरह बदलने लगी है। और तीसरा हम देखते हैं लोकतांत्रिक संरचना। लोकतांत्रिक संरचना के आधार पर ग्रामीण नगरीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव पर आधारित है। भारत की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण होने के कारण सभी राजनीतिक दल गांव में अपना वोट बैंक स्थापित करने के लिए तरह तरह से प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यालय यद्यपि नगरों में स्थित होते हैं, लेकिन ग्रामीण जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक नेता अपने समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं। इसके प्रभाव से गांव में भी उसी तरह का नेतृत्व विकसित होने लगता है जैसे कि नगरों में पाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित समर्थकों को अपने अलग अलग गुट बन जाते हैं। इन गुटों के बीच संघर्ष और तनाव की घटना बढ़ने लगती है। ग्रामीण जीवन में भी नगरों की तरह ही एक तरह का वर्ग विभेद स्पष्ट होने लगता है। समय समय पर नगरों में आयोजित होने वाले प्रदर्शनों, अधिवेशन, धर्म में भाग लेने के लिए जब हजारों की संख्या में किसी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भाग ले लेते हैं, आज गांव पंचायत के चुनाव में भी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है जो नगर की राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट इसका आधार है जनसंख्या की विभिन्नता के आधार पर देखा जाए तो अधिकांश ग्रामों में विभिन्न धर्मों, जातियों, आर्थिक वर्गों के लोग साथ साथ रहते हैं तथा उनके बीच उसी तरह विभिन्न आधारों पर एक स्पष्ट दूरी दिखाई देती है जैसा कि नगरों में देखने को मिलती है। भारत में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अधिकांश गांवों का आकार भी बड़ा होते जा रहा है। ग्रामीणों में एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इस तरह एक मिश्रित संस्कृति के तत्व बढ़ने लगे हैं। इसके बाद है प्रशासनिक आधार। गांव नगरों के बीच की दूरी निरंतर कम होती जा रही है। विभिन्नता युक्त संस्कृति का विकास हो रहा है तथा नई राजनीतिक संरचना के कारण तरह तरह के तनाव में वृद्धि हो रही है। गांव के लोगों को नगरों में स्थित न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों कार्यालय में जाना पड़ता है। जिला ग्रामीण एजेंसी DRDA से संबंधित कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए भी ग्रामीणों का नगर के अधिकारियों से संबंध बढ़ा है। गांव में स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्कूल के अध्यापक, अनेक दूसरे सरकारी विभाग के कर्म नगरों से संबंधित होते हैं। इनकी जीवन शैली का ग्रामीण समुदाय पर स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके बाद है नेक्स्ट आधार है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। गांव में भी नगरों के समान विभिन्न जातियों का विभेद कमजोर पड़ता जा रहा है। पंचायत राज व्यवस्था के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों से मिलने वाले आरक्षण के फलस्वरूप नेतृत्व की प्रकृति में परिवर्तन आया है। गांव में जाति पंचायत अब एक निष्क्रिय संस्था है। दूसरी ओर नगरों में यद्यपि किसी तरह की जाति पंचायतें या जजमानी संबंध नहीं होते, लेकिन एक एक क्षेत्र के व्यक्ति स्वयं को संगठित करके अपने अलग अलग संघों का निर्माण कर रहे हैं।
नगरों को औपचारिक एवं दैतिक संबंधों का केंद्र माना जाता है, लेकिन ग्रामों से नगर में आकर रहने वाले लोग नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा गांव में स्थित अपने परिवार के लिए भेजते हैं तथा विवाह दूसरे प्रमुख संस्कारों के अवसर पर गांव में जाकर उनमें सहभाग करते हैं। इस संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि गांव और नगर के बीच अंतःक्रिया अधिक महत्वपूर्ण हुई है। इसी के प्रभाव से नगर तथा गांव दोनों की जीवन शैली और संस्कृति में नए प्रतिमान विकसित होने लगे। आज ग्रामीण और नगरीय संस्कृति के बीच निरंतरता विकसित हो रही है। नगर और गांव में केवल मात्रा का अंतर होता है। नगर और गांव में केवल मात्रा का अंतर। कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि किस स्थान पर गांव की विशेषता समाप्त हो रही है और कहां से नगरीय विशेषताओं का आरंभ हो रहा है। भारत में ऐसे बहुत से स्थानों को नगर माना जाता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी गांव पाए जाते हैं जहां 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व 400 लोगों से अधिक है। दूसरा देखा जाए तो नगरों में विभिन्न प्रकार का पर्यावरण। कोई नगर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें लोगों के जीवन स्तर और मनोवृत्तियों में कोई समानता नहीं होती। कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्तियां पूरी तरह से नगरीय होती है, जबकि कुछ व्यक्ति ग्रामीण मनोवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, जबकि अधिकांश लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल ग्रामीणों की तरह अथवा कुछ स्तरों पर निम्न प्रकार का होता है। नगर तथा गांव का परिवर्तनशील स्वभाव। जैसे वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि नगर और गांव में किसी की भी प्रकृति को पूरी तरह स्थायी नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण होती जा रही है, नगर और गांव की भौतिक और सामाजिक संरचना में भी स्पष्ट परिवर्तन देखे जा सकते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगर की सीमा से लगे गांव नगरीय क्षेत्र में मिलते जा रहे हैं। एक और नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण विशेषताओं का प्रसार हो जाता है, तो दूसरी ओर जब लाखों ग्रामीण नगर के कारखानों और कार्यालयों में काम करने के बाद अपने गांव में लौटते हैं, तो ग्रामीण समुदायों में नगरीय विशेषताओं का प्रसार होने लगता है। इस आधार पर किन्हीं भी ऐसी सर्वमान्य विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिन्हें कसौटी मानकर गांव और नगर को एक दूसरे से पृथक किया जाए। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आज नगर और गांव के विभेद उतने स्पष्ट नहीं है जितना कि इन दोनों समुदायों के सांस्कृतिक तत्वों में मिश्रण की प्रक्रिया स्पष्ट है। सच तो यह है कि नगर और गांव केवल एक प्रतिमान के रूप में एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन आज के परिवर्तनशील जीवन में नगर और गांव का सही विश्लेषण पारस्परिक आदान प्रदान एवं अंतर संबंध के आधार पर किया जा सकता है। ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।